जय हिंद। हम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति। इसके अंतर्गत देखेंगे, मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा क्योंकि ये उन छात्रों के लिए है जो इंटरमीडिएट करने के बाद उन्हें बिल्कुल सामान्य बुद्धि या तर्क शक्ति का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। उन्होंने केवल साइंस साइड या आर्ट साइड जो भी साइड ले रखी है उसके अंतर्गत उन्होंने केवल सीमित जो पुस्तक वाला ज्ञान होता है, हिंदी या अंग्रेजी या जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, उससे रिलेटेड वो पढ़ते रहे हैं। और जब छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है तब उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया कि किस तरीके से तर्क शक्ति, जैसे नवोदय विद्यालय की जब तैयारी करते हैं उस टाइम तर्क शक्ति के सवाल होते हैं, तो उस टाइम तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद इंटर फर्स्ट ईयर इनमें कहीं उपयोग नहीं हुआ। तो एक बार फिर से कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आते ही है प्रश्न तर्क शक्ति के। तो मैं बहुत धीमे से पढ़ाऊंगा। अगर जिस किसी को फास्ट पढ़ना है तो वो लोग लाइव क्लास देखें। लाइव क्लास में स्पीड से पढ़ा देते हैं, यहाँ पर बहुत धीमे पढ़ाएंगे। हालांकि यदि आपको तेज पढ़ना है तो मोबाइल में या लैपटॉप में एक ऐसा ऑप्शन होता है जिससे आप स्लो मोशन में या फास्ट तरीके से या नॉर्मल तरीके से वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, वहाँ स्लो मोशन में भी पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, चैप्टर का नाम है बैठने की व्यवस्था, बैठक व्यवस्थीकरण, बैठने की व्यवस्था। तो आइए पहले इसी प्रकार से चर्चा कर लेते हैं, जैसे बैठने की व्यवस्था कैसे कैसे हो सकती है। हम लोग देखते हैं तो जैसे कोई फंक्शन करते हैं जब वीवीआईपी लोग आते हैं, बहुत वीआईपी लोग, जैसे वीवीआईपी में कौन से, जैसे आपके संपर्क किसी विधायक जी से हैं, एमपी जी से हैं, या आपके मान्य पक्ष के जो लोग हैं जैसे कोई जीजाजी लगते हैं, इस प्रकार के जब होते हैं तो उन्हें जैसे फंक्शन में बुलाते हैं तो उन्हें खाना कैसे खिलाते हैं, एक गोल मेज, और गोल मेज के चारों तरफ कुर्सियां डाल दी तो वृत्ताकार व्यवस्था बना दी, और वृत्ताकार पे सब लोग एक तरफ केंद्र की तरफ मुंह करके बैठ गए और तब खाते हैं खाना, और उनके देखने वाले इधर उधर लगे रहते हैं, किसी की कमी तो नहीं है। एक ये व्यवस्था। और जो मीडियम क्लास के लोग होते हैं, मीडियम क्लास के लोगों के लिए क्या बफर की व्यवस्था कर दी जाती है। तो बफर वाली जो देखी होंगी जो टेबलें होती हैं वो कैसी होती हैं, आयताकार होती हैं, चौकोर होती हैं। इधर भी बैठ गए कुछ लोग उधर भी बैठ गए, और जैसे कुछ तो बफर इस तरीके चलता, अपना उठाओ और खाओ, जानवरों वाला खाना। तो उसकी बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं जैसे बफर तो लगा हुआ है, इधर उधर से कैंडिडेट बैठे हुए हैं और आप पब्लिक बैठी हुई है और आपके द्वारा खाना परोसा जा रहा है, तब वो चौकोर व्यवस्था हो गई। इसके बाद जैसे और निम्न वर्ग के, जैसे बहुत सारे गांव को दावत देनी है, तो गांव को दावत देनी है और पड़ोसी गांव को दावत देनी है, तो क्या है, तब क्या कहते हैं, पंक्ति के रूप में बैठा, एक पांत बैठा दो ऐसी लंबी पांत। तब क्या, एक टाटपट्टी बिछा दी और टाटपट्टी पे सब बिठा दिए। अगर कम व्यक्तियों की व्यवस्था है तो एक ही टाटपट्टी से काम चल जाएगा, सब एक ही तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। अगर जब ज्यादा पब्लिक होती है तो इधर से भी टाटपट्टी, उधर से भी टाटपट्टी पड़ी है, कुछ लोग इधर से बैठते हैं, कुछ लोग उधर से बैठते हैं। ये व्यवस्थाएं होती हैं बैठने की, इसके अलावा और तो कोई व्यवस्था होती नहीं है। तो इस प्रकार से देखेंगे, एक को कहते हैं। अब आइए रेगुलर तरीका से एक बार पढ़ लेते हैं। अब अव्यवस्थित व्यक्तियों का या वस्तुओं के संदर्भ में दी गई जानकारी या परिस्थिति के अनुसार एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की विधि को बैठक व्यवस्थीकरण या बैठने की व्यवस्था कहा जाता है। पब्लिक या वस्तुएं, इन्हें किस किस तरीके से आप व्यवस्थीकरण कर सकते हैं। तो व्यवस्थीकरण कभी तो लाइन में करते हैं, तो कभी किसी चीज का वृत्ताकार के रूप में करते हैं, किसी चीज का आयताकार के रूप में करते हैं, और कभी कभी इनका मिक्स रूप भी आ जाता है, मिश्रित। जैसे कुछ आयताकार हैं, कुछ ऐसा तिकोना बना दिया, वृत्ताकार या तिकोना रेखाकार बना दिया, तो मिश्रित रूप भी आ सकता है। इस प्रकार के प्रश्न कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह में दिए जाते हैं तथा उनका स्थान भी
दिया जाता है। बैठने की व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को निम्न भागों में बांटा गया है। जो बैठने की व्यवस्था है उनके प्रकार कितने हैं? नंबर 1, रेखीय क्रम व्यवस्था। रेखी में यानी पंक्ति के रूप में, रेखा के रूप में, अपनी देहात में कहते हैं पांत बैठा दो, तो पांत वो रेखाकरण की व्यवस्था कर दी। तो इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों को एक रेखा या एक पंक्ति में कुछ व्यक्तियों या वस्तुएं होती हैं जिनके स्थान का निर्धारण दी गई सूचनाओं के आधार पर किया जाता है। व्यक्तियों के संदर्भ में दिए गए प्रश्नों में बाएं या दाएं शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये मानकर चलते हैं कि सभी का मुख उत्तर की ओर है और अपने बाएं दाएं के अनुसार ही चलते हैं। कि जैसे पंक्ति में बैठ तो गए, अब पंक्ति में बैठ गए तो पंक्ति में चाहे वो पश्चिम की तरफ मुंह किए बैठे हैं या वो पूरब की तरफ किए बैठे हैं या वो दक्षिण की तरफ बैठे हैं, लेकिन अगर आप एक कॉपी को देखेंगे और कॉपी को जब पढ़ते हैं तो कॉपी हमेशा इस तरीके का बनाते हैं, इस तरीके का बनाते हैं। तो पूरब इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं पूरब, इधर लिखते हैं पश्चिम, और ऊपर की तरफ लिखते हैं उत्तर, और नीचे की तरफ हमेशा लिखते हैं दक्षिण। इस प्रकार से लिखते हैं। तो ऊपर की तरफ क्या लिखते हैं? उत्तर लिखते हैं। तो यही मान लिया जाता है, चाहे वो बैठे कहीं भी हो, व्यक्तियों के लिए यह मान लिया जाता है कि सभी व्यक्ति या सभी वस्तुओं का जो मुंह है वो उत्तर की तरफ है। उत्तर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ है। और जब ऊपर की तरफ है तो जैसे अपने ये हाथ हैं, इसी तरीके से जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनके भी ऐसे ही है, उनके भी ऐसे ही है। कहने का मतलब अपना जो बायां है वही उस व्यक्ति का बायां है, जो ये दायां है उस व्यक्ति का दायां है। तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो उन्हें निकालने में, इसलिए जो अपने बायां और दायां है तो उसी प्रकार से बायां दायां मान के प्रश्न का उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं। अब बायां दायां की बात होती है, कभी कभी कुछ लोग दायां बायां दायां बायां दायां करते करते बायां ही दायां भूल जाते हैं कि कौन सा बायां होगा कौन सा दायां होगा। तो आपने 2-4 शब्द सुने होंगे, कहावत सुनी होगी कि ये तो उसके बाएं हाथ का काम है। बाएं हाथ का काम का मतलब क्या है कि ये तो उसके डेढ़े हाथ का काम है। मतलब डेढ़े हाथ से हम लोग कम काम करते हैं कि वो सीधे हाथ तो कर ही लेगा, सीधे हाथ से तो बहुत ज्यादा काम कर लेगा, लेकिन वो इस काम को डेढ़े हाथ से भी कर सकता है। जो डेढ़े हाथ से जो काम आप कर सकते हो वो निश्चित रूप से सीधे हाथ से तो कर ही लियो निश्चित। ऐसे ही क्रिकेट खेलते थे तब एक को लेफ्टी कहते थे कि वो लेफ्टी आ गया, लेफ्टी मतलब सीधे हाथ को किसी ने नहीं कहा होगा कि राइट हैंड वाला आ गया, लेकिन अगर कोई डेढ़े हाथ से खेलता है तो उसके लिए शब्द एकदम जानते कि वो लेफ्टी आ गया, लेफ्टी आ गया मतलब डेढ़े हाथ वाला। तो इसी तरीके से लेफ्ट राइट जो लेफ्ट राइट है तो लेफ्ट राइट के हिसाब से हम बायां और दायां याद रखेंगे। मतलब लेफ्टी का मतलब डेढ़ा हाथ, ये तो जानते ही है। मैच वैच खेलते हैं अधिकतर लोग, क्रिकेट से संबंधित ज्ञान रखते हैं, क्रिकेट में रुचि रखते हैं, तो जैसे ही लेफ्टी आता है तो एकदम कहने लगते हैं कि वो लेफ्टी आ गया। लेफ्टी का मतलब डेढ़े हाथ वाला आ गया। और अंग्रेजी में भी लेफ्ट और राइट जानते हैं अच्छे से, बायां दायां अगर भूल जाते हो तो लेफ्ट राइट तो अच्छे से जानते हैं। तो लेफ्ट का मतलब डेढ़े हाथ को बायां, बायां ये हो गया, राइट वाला ये हो गया। तो जब एक पंक्ति के रूप में है तो बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। जब 2 पंक्तियां या 2 कतारें दी हो, मतलब दावत के लिए बैठे, 2 लाइनें डाल दी, 2 पंक्तियां, 2 पाते बिठा ली। अब दो में बिठाओगे तो हमेशा ये होता है, कभी आपने खाना खाते ऐसा नहीं देखा होगा कि एक तरफ पीट करके वे खा रहे हैं और तुम ये बैठे बेउते बैठे दोनों तरफ पीट कर करके खा रहे। तो ऐसा नहीं, ऐसा हो तो सकता है, होने को कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है जो खाना परोसते हैं उन्हें दिक्कत होगी। और जब इस तरीके से आमने सामने बैठे होते हैं तो भाई क्या कोई खाना परोसने वाला आ रहा है, भाई जन साहब जन साहब जन साहब, तो इधर वाले को दे दिया, जरूरत पड़ी तो उधर वाले को भी दे दिया। तो ये इधर से मुंह करके बैठते हैं, वो उधर से मुंह करके बैठते हैं। तो
तो दो पंक्तियों का अगर क्रम होता है तो इस प्रकार से, ये इधर से इधर को मुंह करके बैठे हैं, ये इधर से इधर को मुंह करके बैठे हैं। अब इस पंक्ति के अनुसार तो ऐसे देखा हमने, तो इसका बायां इसका दायां है। अब ये मुंह के लिए इधर बैठा है तो इसका बायां उधर होगा। आज जब हम ऐसे आ गए तो बायां उधर पहुंच गया, दायां इधर, क्यों हम इधर मुंह किए बैठे हैं, वो हमारी तरफ किए बैठा है। तो बायां दायां मतलब ये इस चैप्टर के अंतर्गत यही खास है कि आप बायां दायां अगर व्यवस्थित तरीके से, जब वृत्त का आकार होगा तब बायां दायां कैसे ढूंढेंगे, और जब एक रेखा का आकार होगा तब बायां दायां किधर होगा, और चौकोर व्यवस्था होगी तब बायां दायां किधर होगा। अगर ये चीजें क्लियर हो जाती हैं तो प्रश्नों में कुछ नहीं है, केवल व्यवस्थित किए जाते हैं। इसके ये बाएं बैठा है, अब तुम चूक गए, बाएं की जगह तुमने दाएं बिठा दिया तो प्रश्न तो गलत हो गया। तो बायां दायां ही खास है। तो बायां दायां अगर यहां पहचान सकते हैं विधिवत तरीके से तो प्रश्नों में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। तो जब आमने सामने बैठे हैं तो ये जो पहली फर्स्ट वाली लाइन है, इसका तो इधर बायां होगा उधर दायां होगा इधर से, और जब उधर से जो इधर को बैठे हैं उनका ये काम करेगा इस तरीके से बायां दायां। इस प्रकार के प्रश्नों में दो पंक्तियां आमने सामने, ये तो आमने सामने वाले हो गए, इसके ये आमने सामने बैठे हैं, इसके ये आमने सामने बैठे हैं, और विकर्ण विपरीत दिशा को निरूपित करते हैं। अब विकर्ण बनाएंगे तो विकर्ण कैसा, यहां से यहां के लिए बनता है विकर्ण जो होता है, और एक इधर से इधर के लिए बनेगा। तो विकर्ण का इस कोने का उस कोने से संबंध और उस कोने का इस कोने से संबंध, जैसे आयत बनाते हैं या वर्ग बनाते हैं तो वर्ग में देखा होगा विकर्ण कैसे होते हैं, तिरछे, तो विकर्ण संबंध। तो यहां जो रेखीय क्रम व्यवस्था है तो रेखीय क्रम व्यवस्था के अनुसार इन दो प्रकार के प्रश्न आएंगे, या तो एक पंक्ति में बैठे होंगे व्यक्ति या फिर दो पंक्तियों में आमने सामने बैठे होंगे। इस पर आधारित प्रश्न होगा और प्रश्न पूछा जाएगा इस तरीके से कि राम के बाएं कौन बैठा है, उत्तर बताओ। श्याम के दाएं कौन बैठा है, उत्तर बताओ। राम के विकर्ण में कौन बैठा है, ये उत्तर बताओ। श्याम के सामने कौन है, उसका उत्तर बताओ। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये रेखीय क्रम व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। आगे है वृत्तीय क्रम व्यवस्था। वृत्तीय क्रम व्यवस्था में अभी आपको बताया कि जैसे गोल मेज, वीवीआईपी जो लोग होते हैं वो कहाँ, वो हम लोग जैसे वीवीआईपी लोग आ गए तो उन्हें पांत में नहीं बिठा लेंगे, उन्हें हम बफर में नहीं बिठा लेंगे, उन्हें घर पे ले जाएंगे। घर पे जहाँ सोफा वोफा पड़ा हुआ है वहाँ गोल मेज लगी हुई है, या जब टेंट लगवाते हैं तो टेंट में भी देखा होगा, या मैरिज हॉल बुक करते हैं उसमें भी देखा होगा, दो चार गोल मेजें पड़ी होती हैं और गोल मेज के ऊपर अच्छा सा रेड कलर का कपड़ा डाल देते हैं, कपड़ा वपड़ा डाल दिया। उस गोल मेज पर वीवीआईपी जो लोग हैं वो गोल मेज पे खाते हैं, बाकी लोग कुछ ना है मीडियम वर्ग के गए, कुछ ना मिल गई तो ठीक है टेबल, न खड़े ही होके खाना खाने लगे, कोई बात ना है। तो अब ये वीवीआईपी लोग हैं, ये गोल मेज पे ही खाएंगे, इन्हें अगर जमीन पर खिला दिया तो ये नाराज हो जाएंगे भाई, क्योंकि ये बड़े लोग हैं इस वजह से। तो वृत्तीय क्रम व्यवस्था, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में व्यक्तियों या वस्तुओं को वृत्तीय क्रम में इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि उनका मुंह केंद्र की ओर रहे या केंद्र से बाहर की ओर हो सकता है, अथवा दोनों हो सकते हैं। मतलब जहां तक खाना खाने की व्यवस्था है तो केंद्र की ओर ही रहता है, ऐसी कंडीशन नहीं आती कि बाहर की ओर हो। लेकिन प्रश्न बाहर की ओर भी हो सकता है कि सब आमने सामने अपोजिट में बैठे हुए हैं, तब कंडीशन क्या होगी, बाहर हो सकता है। तो इस प्रकार का ये राजचित्र केंद्र यहां पर। अब इसका बायां दायां देखेंगे तो नीचे से ये तो दक्षिण, उत्तर तो ये है ऊपर वाला, ये दक्षिण है आपके अनुसार। अगर यहां पर हम प्लस का चिन्ह लगा दें इस तरीके से तो उत्तर तो ये दक्षिण का काम कर रहा है, ऊपर उत्तर का काम कर रहा है। तो इधर से देखेंगे, इधर से, तो कहने का मतलब बायां आपका इधर वाला पड़ेगा और दायां इधर वाला पड़ेगा। और कोई व्यक्ति अगर यहां पर बैठा उधर से इधर तो उसका दायां उधर होगा, बायां इधर होगा। तो इस प्रकार से यहां बायां दायां किस तरीके से पहचानना है। उसके बाद लास्ट है आयताकार क्रम में व्यवस्था। अब आयताकार क्रम में व्यवस्था कैसी होती है
गांव में तख्त पड़े होते हैं, चौकोर तख्त पड़े, भाई कुछ खाने के लिए नहीं है, टेबलें लगी थी वो पब्लिक ने घेर ली, या वीवीआईपी लोग उस पर बैठे हुए हैं, तो जब गांव की पब्लिक बैठी हुई, कोई बात ना, तख्त डाल ले, तख्त के चारों ओर बैठ जाओ, तो तख्त के चारों ओर बैठ गए, तो वो कौन सी वाली आयताकार क्रम व्यवस्था हो गई। आयताकार क्रम व्यवस्था में भी इसके अंतर्गत व्यक्तियों या वस्तुओं को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं जिसके एक चौकोर आकृति का निर्माण हो। आयताकार क्रम व्यवस्था में भी वृत्तीय क्रम व्यवस्था की भांति ही मुंह केंद्र की ओर रखते हैं। तो जैसे चौकोर है ये, तो इसका भी मुंह इधर, इस जो यहाँ टेबल डाले उसका मुंह इधर, जो यहाँ टेबल डाले उसका मुंह इधर, जो यहाँ टेबल, इस तरीके से उसके उन सबका भी मुंह किसकी तरफ, केंद्र की ओर रहता है। तो ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। और चौथा जो प्रकार है वो इनका मिश्रित रूप। मिश्रित रूप कैसा होता है? अब मिश्रित रूप इस तरीके से होता है कि जैसे यहां तक तो चौकोर है, जैसे खाना खिलाते हो तो खाना खिलाते, जरूरी तो नहीं खाना खिलाते हैं जिस आंगन में या जिस छत पर, छत तो चलो अधिकतर चौकोर ही होती हैं, जिस आंगन में बिठाया, अब आंगन तो ऐसा भी हो सकता है यहां से वहां तक चौकोर है फिर ऐसा पतला हो गया, तो आंगन की तो स्थिति ऐसी भी हो सकती है वो 5 कोने वाला हो, 5 कोने वाला हो, तो मिश्रित क्रम व्यवस्था के अंतर्गत ये आ जाते हैं। तो मिश्रित क्रम व्यवस्था में तो और भी हो सकते हैं, जैसे एक पंक्ति बनी हुई है, आगे से वो तिकोना हो गया या चौकोर हो गया या केवल एक पंक्ति के रूप में रह गया, तो वो मिश्रित जिस प्रकार से होगा उस प्रकार से करेंगे। फिलहाल प्रकार कितने हैं? प्रकारों को देखा जाए तो 3 प्रकार हैं, रेखीय क्रम व्यवस्था, वृत्तीय क्रम व्यवस्था और आयताकार क्रम व्यवस्था। आयताकार क्रम व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे तो मुंह केंद्र की ओर होना चाहिए, ऐसे ही वृत्ताकार में भी केंद्र की ओर होना चाहिए। और रेखीय क्रम व्यवस्था में अगर एक पंक्ति है तो ये मान के चलते हैं कि सभी व्यक्तियों का मुंह उत्तर की तरफ है, और जो अपना बायां है वही उस व्यक्ति का बायां होगा, जो अपना दायां है वही उस व्यक्ति का दायां होगा। और वो लेफ्ट राइट करके या लेफ्टी, डेढ़े हाथ वाला, सीधे हाथ वाला, बायां दायां, उन्हें अच्छे से कन्फर्म रखिए, ये दिक्कत ना हो कि ये चूक जाए कि बायां किधर होगा और दायां किधर होगा। तो बायां दायां, जब 2 रेखाएं आ जाती हैं तो नीचे वाली जो रेखा है इसका बायां दायां कुछ और होगा, जो उधर से बैठा है वो उधर से आपकी तरफ मुंह करके बैठा है तो उसका बायां दायां चेंज हो चुका है। तो चेंज हो चुका है, उसके हिसाब से इस लाइन का बायां इधर है, दायां इधर है, उधर से इधर देखेंगे तो बायां उधर होगा और दायां इधर होगा। तो अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे, अब प्रश्नों को देख लीजिए, प्रश्नों से आपके समझ में आ जाएगा, प्रश्न समझ में आने लगेंगे किस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं, बायां दायां किस तरीके से कवर करते हैं, हमें किन किन बातों का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ये देखते हैं। तो प्रश्न देखते हैं सबसे पहले। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। आप रेखीय क्रम व्यवस्था, वृत्तीय क्रम व्यवस्था, आयताकार व्यवस्था, इन 3 प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं और तीनों व्यवस्थाओं पर एक एक प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, आप इनके अनुसार देखेंगे। उसके बाद चलेंगे एक्सरसाइज पर जहां आपको मिश्रित क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। सीमा रीता और शशि के बीच में है। लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। रीता के बाईं ओर से दूसरी है। रीता बाईं ओर से दूसरी है। प्रिया कतार के एक छोर पर है। कतार के दूसरे छोर पर कौन है? कतार के दूसरे छोर पर कौन है? तो इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है। तो हमने कहा आपसे सबसे पहले एक रेखा खींच ली, एक रेखा, और रेखा खींचने से ये ज्ञात है आपको कि इधर तो बायां है और इधर क्या है, दायां है। क्योंकि यहां तो प्रश्न में भी उसने कहा है कि सभी जो 5 लड़कियां हैं वो सब उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। जब उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं, उत्तर उधर है, तो बायां दायां जो अपना होगा वही इनका होगा, बायां दायां। तो आप चाहें तो आप यहां पर 1 2 3 4 5 ऐसे निशान बना सकते हैं, या फिर उन्हीं के अनुसार निशान बनाएं।
तो उन्हीं के अनुसार निशान बनाएं। तो कहां से स्टार्टिंग करेंगे? देखिए, 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। सीमा, रीता और शशि के बीच में है। सीमा जो है, जैसे अब यहां कर दें सीमा, तो सीमा जो है वो रीता और शशि के बीच में है। अब रीता और शशि के बीच में है। अब हम यहां पर एक निश्चित स्थान पर नहीं पहुंच पाए, मतलब ये नहीं हो पाया रीता इधर करें कि शशि इधर करें, या फिर शशि को इधर लिखें और रीता को इधर लिखें। ये 2 कंडीशन है, दोनों में क्लियर नहीं है कोई कंडीशन। इन 2 तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन तरीका कोई एक ही सही होगा। अब एक तरीका सही कौन सा होगा? तो यहां तो जो पहला आपने पहला पॉइंट पढ़ा वो एकदम एग्जैक्ट स्थिति नहीं है, तो हम पहले पॉइंट के हिसाब से नहीं करेंगे और पहले पॉइंट को हम छोड़ देंगे। यहां से यहां तक छोड़ दिया। यहां से यहां तक छोड़ने के बाद अब आगे बढ़ेंगे। लता के बाईं ओर, लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। जैसे यहां पर हमने कहा, यहां पर अगर आप चाहते हैं तो 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से चिन्ह बना सकते हैं। चिन्ह बना लिए। जब शुरू में समझने की बात आती है तब बिल्कुल विधिवत तरीका से बेस उसका कैसे क्लियर होगा। तो पहला देखा पॉइंट सीमा रीता और शशि के बीच में है, तो यहां क्लियर नहीं हो पाया कि रीता इधर बनाए कि शशि को इधर रखें। सीमा तो बीच में है, उसे तो बीच में रहना ही है, लेकिन ये पॉइंट क्लियर नहीं हुए इधर किन्हें रखा जाए, तो इस पॉइंट को हमने छोड़ दिया। अगले वाले वाक्य पर पहुंच गए। लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। लता जो है बाईं ओर है रीता के बाईं ओर। अब रीता के बाईं ओर है, रीता बाईं ओर से दूसरी है। ये चीज पकड़ में आ गई। रीता जो है वो कहां है? बाईं ओर से दूसरी। बाईं ओर से दूसरी है, वो कौन है? रीता। बाईं ओर से दूसरी, पहला दूसरा। तो यहां पर कौन है? यहां पर रीता है। रीता, आगे बात समझ में? ये पॉइंट बिल्कुल पकड़ में आ गया एक ही बार में। वो नहीं आया, वो लास्ट में था। लता के बाईं ओर रीता तुरंत बाद है। तुरंत बाद तो जो लिखें तो लिखें कहां? तो एक कोई पॉइंट जैसे ही आप पढ़ेंगे, वाक्यों को अलग अलग वाक्य हैं, तो कोई एक वाक्य ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल एकदम निश्चित स्थिति बताएगा। तो ये निश्चित स्थिति बता रहा है रीता बाईं ओर से दूसरी है। तो बाईं ओर से रीता कहां है? दूसरी है। अब क्लियर, अब पीछे चले जाएं। ये पॉइंट आपने क्लियर कर लिया। ये पॉइंट क्लियर करने के बाद अब इसे देख सकते हो। लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। रीता के तुरंत बाद कौन है? लता। और बाईं ओर है तो बायां इधर होता है। जब बायां इधर होता है, कहने का मतलब लता यहां पर है। लता आ गई। अब पहले पे चले जाओ। सीमा रीता और शशि के बीच में है, तो रीता यहां आई ही चुकी पहले ही से। अब बीच में कौन आएंगी? सीमा। और यहां पर कौन आएंगी? शशि। और एक बचा कौन? प्रिया। प्रिया बची। अब उसने शब्द क्या प्रश्न बोला? प्रिया कतार के एक छोर पर है। अगर हम इसे ले भी लेते एक छोर पर, तो कंफर्म तो था नहीं कि बाएं पे बिठा लें कि इसे दायां बिठा लें।
तो उसे बिल्कुल लास्ट में। ये भी बात सिद्ध हो गई, प्रिया कतार के एक छोर पे पहुंच गई, एक छोर पे। अब प्रश्न कह रहा है कतार के दूसरे छोर पर कौन है? लता। तो उत्तर बराबर लता। तो इनमें जो भी जितने भी पॉइंट दिए जा रहे हैं उन पॉइंटों में कोई एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, और यही रीजनिंग, यही सामान्य बुद्धि या तर्क शक्ति है। तर्क शक्ति में ये जरूरी नहीं है कि हम लोग जैसे मैथ पढ़ते हैं या फिजिक्स पढ़ते हैं या और कोई पढ़ते हैं तो जैसे ही प्रश्न पढ़ा उसके हिसाब से करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां तर्क शक्ति में क्या हो सकता है, तीसरा वाला पार्ट आपको पहले काम आ जाए, फिर दूसरा वाला आए, फिर पहला वाला आए, या पहले पहला ही वाला आ जाए। तो यहां कोई भी किसी से संबंधित हो सकता है। पकड़ेंगे हम उसे पहले जो एग्जैक्ट स्थिति को बताएगा। जब तक भ्रम उत्पन्न रहेगा तब तक हम उस वाक्य को नहीं पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे एक निश्चित वाक्य को पकड़ेंगे। तो ये हो गया बाएं छोर पर, यानी उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा लता। उसने एक पर कहा एक छोर पर प्रिया है, उधर दूसरे छोर पर कौन है? तो लता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? 6 मित्र ABCDE F एक गोल मेज के चारों ओर इस प्रकार से बैठे हैं कि A B और C के बीच में है, D ठीक दाएं C बैठा है, B F और A के बीच में बैठा है, तो F के ठीक दाएं कौन बैठा है? इस तरीके से प्रश्न कहा गया है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक गोला बना लिया कि ये जो बैठे हैं वो कहां बैठे हैं? एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं। तो इनके लिए बना ली एक गोल मेज। अब ऐसे ही फिर वाक्य पढ़ेंगे, ऐसे ही फिर वाक्य पढ़ेंगे तो क्या है? 6 मित्र ABCDEF एक गोल मेज के चारों ओर इस प्रकार से बैठे हैं कि A B और C के बीच में है। अब B और C के बीच में फिर समस्या, B और C के बीच में कहने का मतलब A तो हम कहीं भी बना दें, अभी यहां A बना दें। अब B इधर बनाए कि A इधर, B C के बीच में है तो A इधर बनाए या C इधर बनाए, या B इधर बनाए C इधर बनाए, तो ये भ्रम उत्पन्न कर रहा है। भ्रम उत्पन्न कर रहा है, कह रहा है A B और C के बीच में है, तो अभी हम इसे नहीं बिठा पाएंगे। इसके लिए आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। आगे क्या दे रहा है? D के ठीक दाएं, D के ठीक दाएं, ठीक दाएं कहने का मतलब ये तो बायां है, दायां इधर होता है, तो ठीक दाएं जो बैठा है वो कौन? C बैठा है। तो अब D कहीं भी आप बना दें, इधर बना दिया, जैसे यहां से शुरुआत करते हैं तो अपने बाएं दाएं के हिसाब से काम करता है। इधर से शुरुआत करिए तो दिमाग चकरा सकता है कि बायां दायां उल्टा हो गया, तो हम यहीं से रखना स्टार्ट कर देते हैं। अब D के ठीक दाएं कौन बैठा है? C। दायां इसका इधर है, इधर कौन बैठा है? C बैठा है। और उसने ये कहा है D के ठीक दाएं C बैठा है। ठीक दाएं का मतलब इन दोनों के बीच में अब कोई ना है। ठीक एकदम तुरंत दाएं बैठा है, तुरंत शब्द प्रयोग कर दिया, या ठीक दाएं बैठा है, तो इसके ठीक दाएं कौन बैठा है? C। अब इनके बीच में कोई नहीं आएगा। अब बीच में कोई नहीं आएगा, अब जब बीच में कोई नहीं आएगा इस स्थान पर कोई आ नहीं सकता, और 2 तो हो गए, 3 4 5 और 6 कैंडिडेट हैं टोटल। अब पहले पॉइंट पे लौट जाओ बैक। A B और C के बीच में, तो B और C के बीच में अब इधर का तो स्थान भर ही गया। अब B और C के बीच में कौन? A यहां रहेगा और B यहां रहेगा। B और C के बीच में कौन है? A है, तो ये भर गया, ये भर गया। भरने के बाद आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। यहां क्या कह रहा है? B F और A के बीच में है। B जो है F और A तो आ ही चुका, यहां F आएगा। बचा कौन? E बचा, E यहां लिख दे, अभी और कोई रहा ही नहीं, E यहां है। इसकी पूरी व्यवस्था बन गई, पूरा क्लियर हो गया। अब जो पूछ रहा है वो बताना है हमें, F के ठीक दाएं कौन है? F के ठीक दाएं, F ऐसा बैठा है तो बायां ये काम करेगा, दायां ये काम करेगा, मतलब उत्तर क्या होगा? E उत्तर होगा इसका। ये उत्तर होगा। ऐसे ही आ जाते हैं किस पर? लास्ट प्रश्न पर आ गए।
लास्ट प्रश्न क्या है? चार मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। चार मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो एक आयताकार मेज बना ली इस तरीके से, और हमने कहा चारों ओर बैठे हैं। एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, चारों ओर बैठे हैं। मतलब एक मेज के यहां बैठ गया, एक यहां, एक यहां, एक यहां। एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। रमेश सुरेश के दाईं ओर तथा महेश लोकेश के बाईं ओर। कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं? जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। तो यहां बताना है कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं। आमने सामने का मतलब ये, कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं। तो यहां पर देखेंगे चार मित्र। अब पढ़ना यहां से स्टार्ट किया। रमेश सुरेश के दाईं ओर, सुरेश के दाईं ओर। तो आप कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। यहां तो ये टॉपिक पकड़ में तो आ रहा है, लेकिन ठीक तरीके से पकड़ में नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये है रमेश सुरेश के दाईं ओर है। अब दाईं ओर का मतलब समझना कि जैसे यहां बैठा है तो यहां से यहां जाएंगे, तो ये भी दाया का काम कर, वो सॉरी दाईं ओर जाएंगे। तो दाया इधर से इधर ही तो है, दाईं ओर ये भी है। और यहां बैठा लेंगे तो दाईं ओर ये आएगा, यहां बैठा लेंगे तो दाईं ओर ये आएगा। तो कहीं भी लिख लेते हैं, बात एक ही पड़ती है। तो रमेश सुरेश के दाईं ओर है। सुरेश के दाईं ओर कौन है? रमेश। तो दायां इधर होगा, दाईं ओर है। तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है। महेश जो है वो लोकेश के बाईं ओर, लोकेश के बाईं ओर। तो लोकेश इसके बाईं ओर कौन है? महेश। महेश, चलो ऐसे ही कर लिया। बाईं ओर कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं? जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। लोकेश है वो सुरेश के बाईं ओर है, सही है। अब वो पूछ रहा कौन कौन से मित्र आमने सामने बैठे हैं। कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं? तो दोनों जवाब देने हैं अब। तो कौन से? सुरेश और महेश, ये दोनों दोस्त आमने सामने हैं, और लोकेश और रमेश दोनों आमने सामने हैं। तो वहां जो आंसर में होगा वहां डबल तरीके से होगा। मतलब एक ही चीज नहीं पूछी, उसने पूछा कौन से दो मित्र आमने सामने हैं। तो दो मित्र जे है, और जे भी तो मित्र ही है, चारों मित्र ही तो थे, चार मित्र थे आपस में। तो ये दो मित्र आमने सामने हैं और ये भी दो मित्र आमने सामने हैं। तो कोई नई बात नहीं है, बस वही है जो वाक्य पढ़ के वाक्य को छोड़ना, अगले वाक्य पर जाना, और अगले वाक्य से आके फिर ये पता करना कि अब हम कौन सा वाक्य ले लें जिससे हमारा काम चल जाएगा। या पहले वाला हो सकता, पहले वाले वाक्य का नंबर सबसे बाद में आए, और पहले वाले वाक्य का सबसे पहले भी आ सकता है। तो यहाँ पर अलग अलग जो, अगर आप हिंदी को हिंदी में ठीक से रुचि रखते हैं तो हिंदी में लगा देखा होगा, विराम लगा है, कहीं कॉमा लगा है। तो हम लोगों को जब छोटी छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता था तो जैसे ही विराम आती थी तो टीचर कहते थे, गुरु लोग कि जैसे ही विराम आए फिर थोड़ी देर शांति ले लो, मतलब रुक जाओ। अल्प विराम आए तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, और विराम नहीं है तो उसे बोलते चले जाओ। तो वही यहां पर है। यहां पर जब एक वाक्य का अंत होगा तो निश्चित रूप से अल्प विराम यानी कॉमा या पूर्ण विराम कुछ ना कुछ लगा होगा, वहां एक वाक्य पूरा होगा। और जहां एक वाक्य पूरा होता है उस पूरे वाक्य के हिसाब से अब उसमें सेंस लगाएंगे कि इसके हिसाब से हम इसे बाएं दाएं कवर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब बाएं दाएं झूमते रहें, मतलब हमारे एक बाएं बैठा है, एक दाएं बैठा है, तो दोनों तरफ बैठे। अब कन्फर्म तो है ही नहीं कि कौन बाएं है कौन दाएं है, तो छोड़ दो उसे।
अगले पॉइंट पर कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो निश्चित स्थिति बताएगा और फिर उसकी सहायता से फिर सब सॉल्व होते जाएंगे, इसकी तरीके से ये, इसके तरीके से ये, तब आगे बढ़ जाएंगे। तो कोई ना कोई एक पॉइंट तो मिलना चाहिए, उस पॉइंट की खोज करते हैं सबसे पहले। तो इससे संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।